अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मनी एंड बैंकिंग के 8th लेक्चर में हो रही है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होगा विद अ न्यू टॉपिक, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पिछले टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो बेसिकली जब हमने शुरू किया द कोर्स ऑफ द मनी एंड बैंकिंग, we said for the development of an economy we need a strong financial system। और फाइनेंशियल सिस्टम को जब हमने डीपली देखना चाहा तो we said कि इसके 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं: मनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द सेंट्रल बैंक। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने पहले 4 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको कवर किया। दो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आर इंटरलिंक्ड और सो इज द टुडेज टॉपिक। तो हमने बात की मनी की, उसके डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, फिर हमने बात की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, उनकी टाइप्स विद एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद हमने डिस्कशन की ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में भी हमने बात की कि इनके बेनिफिट जो है वो ये हैं कि दे रिड्यूस कॉस्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एट अ चीपर रेट, मॉनिटरिंग फंक्शन, दे परफॉर्म वेरी वेल। और उसके साथ साथ इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो बड़ी एफिशिएंटली चैनल करते हैं रिसोर्सेज फ्रॉम द सेवर टू द बॉर्वर। साथ साथ हमने बात ये भी की कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो देयर वी टॉक्ड अबाउट प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट, और वो क्लासिफिकेशन जो है वो बेस हम कर रहे थे कि सेल ऑफ द सिक्योरिटीज अगर फर्स्ट टाइम है तो वो प्राइमरी मार्केट है, और सेल ऑफ द सिक्योरिटीज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स तो वो है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हमने कहा स्टॉक एक्सचेंज इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अब फिर हमने बात की ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, सेंट्रलाइज्ड हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ओवर द काउंटर मार्केट्स की। देयर वी सेड कि हमारी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स जो हैं उनमें हम डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी नीड अ मिडलमैन और द इंटरमीडियरी जो नॉर्मली इज नोन विद द नेम ब्रोकर। जैसे स्टॉक मार्केट्स में इफ एनी इंडिविजुअल वांट्स टू मेक एन इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है, यू नीड टू ओपन अप एन अकाउंट विद अ ब्रोकर एंड थ्रू ब्रोकर यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। वेयर एज ओवर द काउंटर मार्केट जो है it doesn't have any physical location, rather it's a network of brokers जो के they stand ready to buy and sell securities। securities markets को कवर करने के बाद we started talking about the financial institutions। there we said कि हमारे जो financial institutions हैं they perform the role of intermediary, क्योंकि इससे पहले हमने जब बात की थी बोरोइंग लैंडिंग की तो हमने ये कहा था कि हमारे पास एक डायरेक्ट फाइनेंस है और एक इनडायरेक्ट फाइनेंस है। डायरेक्ट फाइनेंस में तो सेवर या इन्वेस्टर डायरेक्टली विल परचेज बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स एंड ऑफ कोर्स थ्रू द हेल्प ऑफ द ब्रोकर। बट इनडायरेक्ट फाइनेंस में हमने ये कहा था कि हमारा जो इन्वेस्टर होगा या जो सेवर होगा वो अपने सरप्लस फंड हैंड ओवर करेगा टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन सारे सरप्लस फंड्स को, स्मॉल अकाउंट्स को इकट्ठा करेगा और वो इन्वेस्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। तो ये थे हमारे इनडायरेक्ट फाइनेंस। उसमें हमने ये कहा कि हमारे जो डायरेक्ट फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम किस तरह सेग्रीगेट कर सकते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग वाले इंस्टीट्यूशन से।
तो हमने दो मेजर क्लासिफिकेशंस की। एक क्लासिफिकेशन थी हमारी अबाउट द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस और दूसरी थी नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस की। तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में हमने ये कहा बाय इट्स वेरी नेम दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड दे एक्सटेंड लोन। When it came to the examples of such institutions, मैं और आप सब बहुत फेमिलियर हैं with the commercial banks, कि हमारे पास जो भी सरप्लस फंड्स होते हैं we keep them in a bank, और वो जो बैंक होते हैं इन सारे फंड्स को पूल करते हैं looking at the withdrawal rate, कि कितने लोग जो हैं वो विड्रॉ करते हैं फंड्स, एंड देन बाकी अमाउंट जो है they extend loan. Extending that particular loan is equal to making an investment. The investment is made by the bank on behalf of the account holders. लेकिन उसका रिस्क जो है वो अकाउंट होल्डर शेयर नहीं करता, उसका मोस्ट ऑफ द रिस्क इज शेयर्ड बाय और रिस्क इज टेकन बाय द बैंक इटसेल्फ। उसमें हमने ये बात की कि हमारे ये जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस है they of course are channeling resources from the saver to the investor. फिर हमने जिक्र किया नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस का। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस में of course by its very name they do not accept deposit only, rather they are performing the same function, they are collecting the money but in a different form. और फिर उसके बाद they are also making investment. Very good example we said is that of the insurance company. अब इंश्योरेंस कंपनीज में क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर्स दे मेक द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स। तो जब वो पेमेंट करते रहते हैं उस सारे को इकट्ठा करती है इंश्योरेंस कंपनी। अब उसमें जो भी इंश्योरेंस की टाइप है, इट कैन बी ऑफ मोटर व्हीकल, इट कैन बी ऑफ लाइफ, एंड हमने इस सिलसिले में बात की थी कि आजकल नई से नई वर्जन्स आनी शुरू हो गई हैं। प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस इज अनदर एग्जांपल, एंड देन चाइल्ड एजुकेशन प्लान इज अनदर एग्जांपल। लेकिन इन सारे कुछ में आपका पॉलिसी होल्डर जो है एक सर्टेन प्रीमियम पे करता है, और प्रीमियम के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है द कवरेज ऑफ द रिस्क। इन केस ऑफ द मोटर व्हीकल रिस्क क्या कवर कर रहे हैं? इन केस ऑफ थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट, द एक्सपेंडिचर्स विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। प्रॉपर्टी में अगर थेफ्ट होती है, फायर होती है, अगेन insurance company will make the payment. Life में of course if someone expires then the insurance company जो है make payment to the heirs of that disease. इसी तरह child education plan में भी होता है कि you are covering the risk कि in case something bad happens, God forbid, to the original policy holder, तो उस बच्चे के जो expenditure होंगे education के at certain pre-decided rate, they will be borne by the insurance company at the maturity of the insurance, whatever amount they were looking forward to for the higher education of the child as per the agreement, वो जो है वो बच्चे को दे दी जाएगी। So much about the insurance companies, about the collection. But insurance companies सारी प्रीमियम की अमाउंट को क्या करते हैं? They calculate certain percentages. Based on their past experience, they calculate कि प्रीमियम जो वो इकट्ठा करते हैं उनके अगेंस्ट कितने के क्लेम आते हैं। Can be 5, 10, 9, whatever percentage. The balance amount they invest in the long term investments, real estate में, bonds and stocks में। And क्यों? इसलिए कि उनके अगेंस्ट क्लेम जो है वो आने के प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जो उनका रेट ऑफ रिटर्न होगा दैट विल बी हायर।
उसके बाद हम बात करते हैं नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में ही पेंशन फंड्स की, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं एंड देन इंस्टीट्यूशन आल्सो मेक्स अ कंट्रीब्यूशन। द कलेक्टेड अमाउंट इज पुट इनटू अ फंड, और वो फंड जो है इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म की, ताकि आफ्टर द रिटायरमेंट दैट अमाउंट जो है शुड बी अर्निंग सर्टन रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यूज किया जाए फॉर द पेमेंट ऑफ द पेंशन टू द रिटायरीज। उसके बाद पेंशन फंड्स के बाद म्यूचुअल फंड्स, अनदर एग्जांपल, और पाकिस्तान में हमारे पास बहुत से म्यूचुअल फंड जो हैं करंटली दे आर वर्किंग। उसमें क्या होता है कि द सेवर्स दे हैंड ओवर देयर मनी टू द म्यूचुअल फंड्स, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है उनको शेयर सर्टिफिकेट्स इश्यू करते हैं। वो शेयर सर्टिफिकेट्स जो हैं दे रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन द म्यूचुअल फंड, और जो अमाउंट कलेक्ट करता है म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्ट करते हैं इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और वो पोर्टफोलियो बेसिकली दे मेंटेन अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। उस पोर्टफोलियो में बिकॉज द manager of the portfolio, specialized person, is more well versed to make investment in the financial market as compared to the individual. Individual can also maintain a portfolio. लेकिन फर्क क्या होगा कि individual का portfolio number one will be smaller in size in comparison to the portfolio of a mutual fund. Number two, the evaluation of the portfolio on the basis of the risk and return individual level पे more costly, लेकिन mutual fund level पे experts are available and they will be making the decisions. So there are so many advantages of purchasing the shares of the mutual fund. तो हमारा individual investor जो है will participate in the mutual fund investment in the portfolio through purchasing the share of the mutual funds. उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है वो पोर्टफोलियो मेंटेन करेगा, उसके ऊपर जो रिटर्न होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। अगर रिटर्न ज्यादा है द शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू गेट मोर, अगर रिटर्न कम है द शेयर होल्डर्स विल बी पेड लेस। तो जब आपकी रिटर्न की वेरिएशन है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, जो शेयर होल्डर्स है म्यूचुअल फंड का, is also sharing in the risk, sharing in the return as well as in the risk. फिर हमने बात की फाइनेंस कंपनीज की। ये फाइनेंस कंपनी डायरेक्टली फंड रेज करती हैं फ्रॉम द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। इन सम वेरिएशन यही फाइनेंस कंपनीज जो हैं दे कैन आल्सो ओपन अप द अकाउंट्स ऑफ द इंडिविजुअल और उनसे फंड कलेक्ट करके and then they will make the investments in the bonds and stock directly. Most of the time finance companies का जो risk level है is considered to be higher than the other non-depository institutions. Finally, हमने role of the government देखा in the non-depository institutions. उसमें हम बात करते हैं ऐसी institutions की जिनकी बैक पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, और वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे ट्राई टू हेल्प आउट द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडिंग द लोन्स। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हमारे पास गुड एग्जांपल इज ऑफ द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ज़राई तरक्याती बैंक, खुशहाली बैंक, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? दे ट्राई टू लेंड टू द फार्मर्स, टू द हाउस ओनर्स, टू द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसमें सारे में फोकस क्या होता है कि दे लेंड देम आउट एंड देन उस लेंडिंग में रिसोर्सेज आर चैनल्ड टू द प्रोडक्टिव यूनिट and ultimately that contributes toward the growth of the economy. तो ये तो डिस्कशन थी हमारी अबाउट दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और फिर हमने फाइनली उनको रिलेट किया विद द मनी।
और मनी से रिलेट करने से पहले वी सेड कि लेट्स लुक एट द फ्लो डायग्राम, और उस फ्लो डायग्राम में हमने 4 मेजर पार्टिसिपेंट्स लिए। एक तरफ हमारा था सेवर ग्रुप, सेवर और द इन्वेस्टर्स, और हमने ये कहा कि ये सेवर और इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर नॉर्मली हाउस होल्ड्स। दूसरी तरफ हमारा इन्वेस्टर ग्रुप था या बॉरोवर ग्रुप था, नॉर्मली कॉर्पोरेशंस एंड द गवर्नमेंट्स। फिर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्ट एज द मिडल मैन इन बिटवीन द सेवर एंड द बॉरोवर, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर्स। दूसरी तरफ हमने ये कहा कि दे डायरेक्टली कलेक्ट द मनी एंड दे मेक इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, और उसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम। इसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेशली द बैलेंस शीट ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड पे वो सारे एलिमेंट्स रखे विच रिप्रेजेंट्स व्हाट द फर्म ओन्स, और उसमें हमने ये कहा कि फर्म के पास जो वो लोन देती है इज एन एसेट। उसके साथ साथ फर्म ने अगर बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है ऑफ द अदर कंपनीज विल बी एसेट, रियल एस्टेट विल बी एन एसेट। लायबिलिटी में हमने ये कहा कि वी नीड टू लुक एट व्हाट द फर्म ओस, कि उसकी लायबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है। ऑब्लिगेशन में जो डिपॉजिट्स है दैट इज द ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स के हैं, और उसके साथ साथ जो भी कुछ पेमेंट उन्होंने करनी है टू द सेवर, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज की शक्ल में पॉलिसी होल्डर्स के जो इंश्योरेंस प्रीमियम है दे आर द लायबिलिटी। अब फिर हमने ये कहा कि हमारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे डू प्ले अ रोल इन द मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, इन द सेंस कि उनकी जो लायबिलिटीज हैं वो क्या हैं, दे इंक्लूड M3 एंड सर्टेन पोर्शन जो के हेल्प आउट करता है इन सर्कुलेटिंग द मनी इन द इकोनॉमी। तो ब्रॉडर मॉनेटरी एग्रीगेट ऑफ M3 is linked into the financial system through these financial institutions. So that completed our discussion on the financial institutions. तो आज हम इन्हीं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हमारे पास हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रेडिट एंड द कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट, उसको डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है। नॉर्मली ये कॉमन इंप्रेशन है अबाउट द इंटरेस्ट रेट कि इट्स नॉट गुड फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव और द अदर पर्सपेक्टिव। So we'll try to look at the intricacies कि इंटरेस्ट जो है क्या, किस तरह कैलकुलेट होता है, और किस तरह हम इसको रिलेट करते हैं विद द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इस सिलसिले में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट जो है दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी वुड लाइक टू हैव, वेदर वी वुड लाइक टू हैव सम amount in future or we want to own certain things today. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, और इस पर्सपेक्टिव में हमारे 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, एक है प्रेजेंट वैल्यू का और दूसरा है फ्यूचर वैल्यू का। तो होपफुली विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू एंड लेटर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब क्रेडिट बेसिकली
is a channel through which हमारे surplus funds flow करते हैं from the saver to the borrower or the investor. So credit is one of the critical mechanisms we have for allocating the resources. क्योंकि इसके बगैर we cannot think of a financial system जिसमें हमारे surplus resources move करें from the saver to the investor. So credit is the basic building block. For example, daily life में अगर हम अपनी example लें और देखें कि if we want to purchase a car, is it possible that you should have sufficient fund available in your pocket that you can go ahead and make a purchase of a car? Most of the time, for most of the individuals, answer will be no. So what is the alternative? Alternative is you go ahead and you take a loan. Loan can be a direct car loan from a bank, or maybe the car loan in the form of leasing. So whatever is the scenario, that car loan or the leasing is one particular form of credit. If you look at the corporations, तो corporations को भी अपने daily affairs को run करने के लिए credit की जरूरत होती है. Otherwise, from their own resources, they cannot meet their daily needs. For example, suppose there is a company. अब company जो है purchases the, we are talking about a manufacturing company. Raw material purchase करेगी, manufacture करेगी product and will be selling to the marketplace. लेकिन इस सारे process के लिए raw material purchase करना, laborers को pay करना, मशीन की फंक्शनिंग के लिए जो प्रीरेक्विजिट हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अंडरटेक करना, रिक्वायर्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश. लेकिन अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो देन व्हाट विल हैपन? दे विल बी एबल टू सेल इट, कलेक्ट द कैश. द कलेक्शन ऑफ द कैश विल टेक प्लेस समटाइम्स इन फ्यूचर, बट देयर इज द नीड ऑफ कैश एज ऑफ टुडे. तो क्या कर सकते हैं? एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इसकी है कि नॉर्मली द परचेज ऑफ द मटेरियल कैन बी मेड ऑन क्रेडिट. क्या आप कैश पेमेंट ना करें, आप प्रॉमिस करें टू द रॉ मटेरियल सप्लायर कि एट द टाइम ऑफ द सेल व्हेन द कैश विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, द कंपनी इज गोइंग टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर. दिस इज वन फॉर्म ऑफ क्रेडिट. And this is how the businesses can finance their needs. But there is one thing related to the credit, and that is the concept of the interest rate. अब interest rate normally जो है is not taken positively in our society. But in order to look at these interest rate and the actual justification of the interest rate, we need to look at this slide here. The main reason for the unpopularity of the interest comes from the failure to appreciate the fact that lending has an opportunity cost. Interest को आप इस point of view से देखें कि it is a cost of using the capital of someone else. It's the rental cost of capital. Why? क्योंकि जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट और द फंड्स इज गिविंग अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंज्यूमिंग दैट अमाउंट टुडे और अंडरटेकिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. सो द सप्लायर ऑफ द फंड बेसिकली इज मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी. देयरफॉर the supplier of the fund should be compensated for that opportunity he or she has missed out. More formally, we can say, think of it from the point of view of the lender. Extending a loan means giving up the alternatives. While lenders can eventually recoup the sum they lend, neither the time
that the loan was outstanding, not the opportunity missed during that time can be gotten back. कि अमाउंट तो उसको वापस मिल जानी है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट की या कंजम्पशन की उन्होंने मिस आउट की है और जो टाइम लैप्स है वो कवर अप नहीं हो सकता. इसलिए इंटरेस्ट को हम किस पर्सपेक्टिव से देखें कि सो इंटरेस्ट इजंट रियली द ब्रीडिंग ऑफ मनी फ्रॉम मनी एज पर Aristotle. It should be considered as the rental fee that borrower must pay lenders to compensate them for the lost opportunity. कि इंटरेस्ट को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसे सैक्रिफाइस. So someone who is sacrificing should be compensated for that particular sacrifice. Or what sacrifice is in the form of the lost opportunities. Furthermore, it's no surprise that in today's world, interest rates are of enormous importance to virtually everyone, be it the individuals, be it the businesses or the governments. ओवरऑल अगर हम देखें आजकल हमारी अपनी डेली रूटीन लाइफ में द रोल ऑफ द इंटरेस्ट जो है इज ऑलवेज देयर एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट. दे लिंक द प्रेजेंट टू द फ्यूचर, अलाउइंग अस टू कंपेयर पेमेंट्स मेड ऑन डिफरेंट डेट्स. हमारा इंटरेस्ट रेट इज अ लिंकेज बिटवीन द प्रेजेंट अमाउंट एंड द फ्यूचर अमाउंट. And if we have to get something in future, we need to plan from today. और आज अगर हम सेव करना चाहते हैं, कितने अरसे के बाद हमारे पास वो अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो जाएगी at a certain level of interest prevailing in the economy. So interest rates also tell us the future reward for lending today. कि आज अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, you can lend it to somebody else. लेकिन you should be rewarded for the sacrifice because you did not consume your surplus funds or you did not undertake any investment projects. The interest rate on the other side, they also can be taken as a cost of borrowing now and repaying later. कि आज अगर आप एक अमाउंट लेते हैं और उसको वापस करते हैं in future, then you should be paying the cost of that fact that you have the money today in your hands and you undertake certain investment projects with the money. You are earning return on that available amount, or probably if you have taken a loan for building a house or purchasing a car, so you are enjoying having a car or a house. So you should be making a payment for that enjoyment. And that payment basically is the interest rate. To make sound financial decision, we must learn how to calculate and compare different rates on various financial instruments. Suppose, from a business point of view, we have surplus funds available. Which opportunities are available to us, whether we should be investing bonds or stocks? How can we decide? So, interest rate provides us the guideline to make a financial decision in which we optimize our return. So, जब भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो उसमें रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे कि हमने पहले कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग the amounts at different dates, the current amount with that of the future amount. तो इस सारे कुछ को comprehend करने के लिए, मजीद explain करने के लिए, we have two more concepts, the future value and the present value. So we start with the first thing first, the future value. Future value basically है क्या? More formally, the future value is the value on some future date of an investment made today. कि आज अगर आप एक investment करते हैं at a certain interest rate prevailing in the economy, उसकी value after some times in future क्या होगी? So आज की investment की value जो future में है
So that is the future value of today's amount. How do we calculate it? Calculate करने के लिए we need three things. Number one, the present amount which we are investing. Number two, the interest rate that amount will be earning. And number three, the time period involved. More formally, to calculate the future value, we multiply the present value by the interest rate and add the amount of the interest to the present value. The present value is the value we have invested. उसको हम multiply करेंगे with the interest rate which is prevailing. So that will become the interest income. So the present value plus the interest income is the future value what we will have in future. Symbolically हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? That we have reflected on this slide. PV stands for the present value. So future value is equal to what? Present value plus the interest. So we have PV plus interest is equal to FV, and the FV stands for the future value. So PV plus PV into I is the interest rate, is equal to the future value. अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं 100 रुपीज टुडे और $100 टुडे. इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 5%. एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, हम क्या करेंगे? विल टेक दैट $100 प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 100 into 5%, 0.05, $5. द फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? 100 plus 5 is equal to 105. So 100 is the present value PV, 105 is the future value. The difference between the present and the future value is due to the interest rate. More formally, we have reflected that on this slide. We are saying for 1 year, future value is equal to present value multiplied by 1 plus I. Now, basically इस simple example में हमने टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 1 या 1 ईयर एज्यूम किया है. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग रियल लाइफ में हम इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर भी कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट जो है हम मोर देन 1 ईयर भी कर सकते हैं. अगर हम लैंडिंग की बात करते हैं तो हम फंड जो है 1 साल से कम अरसे के लिए भी लैंड कर सकते हैं और 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए भी लैंड कर सकते हैं. इस सारे कुछ को हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं? मीनिंग देयर बाय कि अगर हमारे पास मल्टीपल टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट हो तो फिर हम क्या करेंगे? सो नाउ वी नीड टू फिगर आउट व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू रीपेमेंट वेरीज. व्हेन वी कंसीडर इन्वेस्टमेंट्स विद इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड फॉर मोर देन 1 ईयर, वी नीड टू कंसीडर कंपाउंड इंटरेस्ट और द फैक्ट दैट इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन इंटरेस्ट. तो जब हमारा टाइम पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है? एट द एंड ऑफ वन टाइम पीरियड, जैसे हमने पहले ही कहा, प्रिंसिपल अमाउंट और द प्रेजेंट वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट अर्न ऑन दैट इज इक्वल टू व्हाट इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द वन टाइम पीरियड. और उसको हम फिर सेकेंड टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करेंगे, वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड. और अब जब हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे इट वोंट बी ऑन $100. अब हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे होंगे ऑन $105. तो इसको जब हम करते हैं तो वी कॉल दिस कॉन्सेप्ट कि जब हम इंटरेस्ट अर्न जो किया हुआ है उसके ऊपर मजीद इंटरेस्ट अर्न करते हैं, कि अर्निंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नोन एज द कंपाउंडिंग. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन फॉर 2 years. The amount remains the same 100. So what we will have 100, which is the present value, plus 100 into 0.05 plus अब ये जो है that is the amount after one time period, plus 100 into 0.05 that is for the second time period, plus 5 into 0.05 that is interest we earned in the first time period is 5. उसके ऊपर भी हमें 5 जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा. तो सेकेंड टाइम पीरियड में हमने अपने टोटल को 105 को 2 में डिवाइड कर दिया. एक है 100 जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट, और दूसरा $5 जो हमने इंटरेस्ट की शक्ल में अर्न किए उसके ऊपर भी 5%. तो हमारे पास टोटल आ गया
110.25. So the present value of the initial investment, the first entry or the first amount there, plus interest on the initial investment in the first year, the second, plus interest on the initial investment in the second year, which is the third amount, and finally the fourth amount, interest on the interest from the first year in the second year, and that is equal to the future value in 2 years. अब अगर हमने नंबर ऑफ टाइम पीरियड बढ़ाने हो, 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया, 2 से 20 हो गया, so we need to develop a general formula. तो जनरल फार्मूला अगेन इज नॉट दैट डिफिकल्ट. उसमें लिए हम क्या करते हैं, वी टेक द प्रेजेंट वैल्यू एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n. इसको हमने फॉर्मली जो है इस स्लाइड पे रिफ्लेक्ट किया है कि जनरल फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इन n years at the interest rate I measured as decimal or 5%, जिसको हम कहते हैं 0.05. तो हमारे पास होगी फ्यूचर वैल्यू n आफ्टर n टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n. अब इसमें हम कर क्या रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यू एंड देन वी हैव द सबस्क्रिप्ट m. n is telling you for how many time periods. If it is 10, so we have future value 10 is equal to 1 plus i. I अगर 5% है तो we'll have 1.05 to the power 10. तो ये हमारा जनरल फार्मूला है. बेस्ड ऑन दिस फार्मूला हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं जो रिफ्लेक्ट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. सो कंप्यूटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $100 एट 5% एनुअल इंटरेस्ट. द फर्स्ट कॉलम इज years into future. We have 1, 2, 3, 4, 5 and after 5 we have jumped to the 10 years. And then we have shown the computation based on our general formula. And the general formula, just to give you a reminder, is that future value is equal to present value into 1 plus I to the power n. So for the first year it is 100 into 1.05, future value is 105.00. Second year it is 100 into 1.05 to the power 2 because we have n equal to 2. So that is 110.25. is more than 105 in the first year because हमारा जो $5 इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी हमने इंटरेस्ट अर्न किया है. It's not exactly double of 105. So 0.25 is the interest we earned on the $5 interest we earned in the last year. Then time period 300 into 1.05 to the power 3 and that gives us 115.76. And finally, if we look at the bottom of the table, 10 years we have 100 multiplied by 1.05 to the power 10. So that gives us 162.89. Looking at 162.89 and comparing with the initial investment 100, the difference है हमारे पास 62.89. So that 62.89 basically is the increase in the total amount during this 10 years because of the concept of the compound interest rate. It's not simply 5, which is the interest in the first year multiplied by 10. It should have been 50 then. Why it is 62.89? Because of the effect of the compounding. So this is the concept of the compound interest. अब इसमें N और I, these are the two important components for the calculation of the future value. So both N and I must be measured in the same time unit. What do we mean by this? Same time unit means कि अगर हमारा interest is annual 5% per annum, तो हमारा time period भी annual ही होना चाहिए. It should be in number of years. So future value of 100 in 18 months is different from the future value of 1 year or 2 years. So we need to express 18 in terms of number of years 1 and 2. तो हम क्या करेंगे? 18 months जो है will be converted into 1.5 years, 1 full year and 6 months half year. And how we are going to calculate the future value? If we are talking about 5% interest and 18 months. So we'll have future value is equal to 100 multiplied by 1.05 to the power 1.5. How useful is the concept of this compounding? In order to explain this,
Let's take a simple example. If you put $1,000 per year into a bank at 4% interest, how much would you have saved after 40 years? You like to know कि अगर आप हर साल 1,000 सेव करते रहें और उसको इन्वेस्ट करें at an interest rate of 4%, 40 years के बाद आपके पास कितनी अमाउंट मौजूद होगी? How you will calculate that? Of course, with the help of the future value. So, taking help of future value concept, the accumulated amount through the saving will be 98,826, more than twice of 40,000 you invested. क्योंकि आपने हर साल 1,000 जो है वो इन्वेस्ट किया. अगर there is no interest, at the end of 40 years you will be having 40,000. लेकिन जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, फ्यूचर वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो आगे हम कैलकुलेशन भी जाके दिखाएंगे, इज मोर देन द डबल ऑफ 40,000 and that is because of the presence of the interest in the economy. So the calculation wise we have the first 1,000 is deposited for 40 years. So its future value is 1,000 multiplied by 1.04 to the power 40. Same old formula. So it's 4,801.02. The second 1,000 is deposited for 39 years. क्योंकि second deposit हो रहा है, एक साल गुजर गया second year में. तो 40 years में से जब हम second year के beginning में कर रहे हैं, तो वो earn करेगा interest 39 years के लिए. So we have 1,000 multiplied by 1.04 to the power 39 is equal to 4,616.37. And so on, you will do all the calculations. जो हमारी लास्ट पेमेंट होगी वो सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट अर्न करेगी. 1,000 into 1.04. Adding all of these numbers, if we calculate separately, what we will have is 98,826 as the future value. तो ये हमारा concept है of the future value. Related to the concept of the future value is the concept of present value. अब present value को हम ये भी कह सकते हैं, this is the other side of the story. Future value में हमने ये कहा था कि value of the current amount into future. अब हम बात कर रहे हैं value of the future amount in terms of today. So the present value is the value today in the present, we call today means present, of a payment that is promised to be made in the future. उसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि present value is the amount that must be invested today in order to realize a specific amount on a given future date. तो present value में हम दो चीजों को फोकस कर रहे हैं. एक तो ये है कि अगर आपसे कोई प्रॉमिस करता है कि sometimes in future you should be receiving this much amount, you have to make a decision. तो आज आप उसकी वर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उस ऑफर की वर्थ इन टर्म्स ऑफ टुडे क्या है, एंड दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन, जो हम अभी जाके आगे देखेंगे कि इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं. दूसरा ये भी हो सकता है कि आज आपने डिसाइड करना है कि आप कितनी अमाउंट स्लोली एंड ग्रेजुअली सेव करें. एक ये वर्जन हो सकती है. दूसरी ये वर्जन हो सकती है कि आज आप ये डिसाइड करें कि फ्यूचर में आपको जो इतनी अमाउंट चाहिए है उसके अगेंस्ट कितनी अमाउंट आज इन्वेस्ट कर दें, सो दैट कि उसकी वर्थ जो है वह फ्यूचर में उतनी हो. और वो डिटर्मिनेशन कि आज कितनी होनी चाहिए, जो फ्यूचर अमाउंट टारगेटेड है, जो आपको चाहिए है, दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू. जब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो बेसिकली क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट वैल्यू का इज द रिवर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू, तो कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली सेम वे है. देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. और वो ये क्या है कि वी नीड टू इन्वर्ट द कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, वी इन्वर्ट द फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस.
So we divide the future value by 1 plus the interest rate to find the present value of a payment to be made 1 year from now. अगर हम उसी इक्वेशन को लेके चलें जिसमें हमारे पास था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई, तो उसी इक्वेशन में से हम जो है प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम इक्वेशन. सो वी टेक दैट इक्वेशन एंड वी ट्राई टू सॉल्व फॉर द पीवी which is the present value. So PV is going to be equal to the future value divided by 1 plus I for one time period. And that we have reflected on this particular slide. Okay, the present value of an amount received in 1 year. Present value is equal to future value divided by 1 plus I. अब इसको मजीद elaborate करने के लिए let's take an example. So example में we have $100 received in 1 year, means we are going to receive these $100 after 1 year. Interest rate is 5% and we have to calculate the present value. Okay, what is the worth of 100 today? So present value is equal to 100 divided by 1.05 is equal to 95.24. We should be noting that future value is equal to present value into 1 plus I. So we take this 95.24 which is the present value and we calculate the future value. So 95.24 into 1.04 exactly give us $100, because finding out the present value is exactly the reverse of finding out the future value. So we calculate the present value first as a check. We use that present value for the same interest rate and one time period. We get the same future value which is $100 to begin with. For payment to be made more than 1 year from now, how do we calculate the present value? क्योंकि अभी previous formula में तो हमने बात की है one time period के लिए, wherein in the real life time period is not standardized. It can be different from 1 year. तो उसके लिए हमारे फार्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा is going to be present value is equal to future value divided by 1 plus I to the power n. So this is the present value calculated for $100 received in an year. N can be any number. अब इसके लिए हम एक और छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं. The present value of $100 received in 2.5 years. जैसे पहले भी हमने बात की थी 18 months की, तो अब हम बात कर रहे हैं 2.5 years की. तो उसको अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? हमारा वही प्रोसीजर रहेगा कि हमारा I and N should be standardized, should be expressed in the same form. So we have calculated here present value of $100 received in 2.5 years and the interest rate is 8%. So we'll calculate present value is equal to 100 divided by 1.08 to the power 2.5, which is 82.50. अब इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें, we'll take these 82.50 as the present value and we try to calculate the future value. So 82.50 on the bottom of the slide, future value is equal to 82.50, which is the present value as calculated above, multiplied by 1.08 to the power 2.5 is exactly equal to 100, which is the basically future. तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू. तो आज का लेक्चर तो हम यही खत्म करेंगे, बट अगले लेक्चर में अभी हम इसी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू को आगे लेके बढ़ेंगे. इसको कंप्लीट करने के बाद विल टॉक अबाउट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, डिस्काउंट रेट्स एंड द इंटरेस्ट रेट. फिर हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और उस एप्लीकेशन में हम एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें हम बॉन्ड्स की बात करेंगे. और फाइनली we'll talk about the relationship between the interest rate and the inflation rate. तो आज के लिए हम यही एंड करते हैं. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, बट खत्म करने से पहले वी शुड बी रिवाइजिंग कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. तो आज का लेक्चर बेसिकली वाज फोकसिंग ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और उसमें हमने बेसिकली ये कहा कि अगर वी
have an offer to receive $200 1 year from today or to receive the same amount today, which we are going to prefer? The general response will prefer the amount today. क्यों? क्योंकि future is always uncertain. उस future amount की uncertainty को cover करने के लिए the interest rate का concept is there. और फिर हमने ये कहा कि credit is the link between the borrower and the lender. और उस credit के ऊपर जो reward या cost है that is the interest rate. तो interest rate जो है normally लोग जो हैं वो negative perspective में लेते हैं. तो इसको अगर lender point of view से देखा जाए तो maybe it will start making some more sense. कि lender के point of view से interest rate is the opportunity cost of number one, the consumption they sacrificed, क्योंकि उन्होंने invest कर दिया, किसी को lend out कर दिया, या investment opportunity जो वो undertake कर लेते हैं. So linked with the interest rate, we said there is a concept of the time value of money, and time value of money को explain करने के लिए there are two segments, one future value and the other one present value. तो future value में हमने ये कहा कि it is the future worth of the money we have today. तो इसमें हमारे पास दो इंफॉर्मेशन चाहिए थी. एक इंफॉर्मेशन थी the future time period और दूसरी थी interest rate. एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमेशा future value is going to be larger than the present value. फिर हमने कहा present value is the reverse of the future value and the procedure is exactly the inverse. उसमें हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में जो सम है उसकी वर्थ आज कितनी है. तो इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द फ्यूचर वैल्यू. पैरामीटर अभी भी वही है, द टाइम पीरियड एंड द इंटरेस्ट इन्वॉल्व. और हमने ये भी कहा कि ये हमारे टाइम पीरियड और इंटरेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए. इसके साथ हमने एक दो एग्जांपल्स भी ली, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को एंड देन विल मूव ऑन टू द इंटरेस्ट एंड द अदर टॉपिक्स. तो आज के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.